नमस्कार। मैं प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पीएचडी, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीम का थाना। आज का मेरा ये लेक्चर अपलोड करने के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का ABST पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंट्स, जिसमें जुलाई माह का जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत ये शुरुआत है। इससे पहले पढ़ाया गया लेखांकन क्या है, उसके विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है। आज इस विषय को समझने के लिए जो मेरा टॉपिक है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, लेखांकन परंपराएं। लेखांकन का कार्य करते समय जो लेखापाल है, अकाउंटेंट्स हैं, वो लेखांकन की कुछ परंपराएं हैं। उन परंपराओं का ध्यान रखते हुए ही अकाउंट्स तैयार किए जाने चाहिए। यानी कि इन परंपराओं को एक लेखापाल को अकाउंटिंग करते समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो अकाउंटिंग परंपराएं हैं, ये बहुत सोच विचार करके, बहुत ही अनुभव के आधार के ऊपर उभर कर आई हुई हैं, जिनका सामान्यतः प्राय लेखापाल अकाउंट्स तैयार करते समय इनका पालन करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे भाई लेखांकन परंपरा है तो परंपरा क्या होती है? व्हाट इज कन्वेंशन? परंपरा आम सहमति पर आधारित व्यवहार अथवा रस्म है। भाई आम सहमति का मतलब सभी लोग जिससे ज्यादातर सहमत हैं, आम सहमति है, सभी लोग सहमत हैं। सहमति के आधार के ऊपर एक नियम बन गया, जिसको कन्वेंशंस कहते हैं, परंपरा कहते हैं। कैसे? ऑक्सफोर्ड्स एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने क्या कहा है कि परंपरा आम सहमति पर आधारित व्यवहार अथवा रस्म है। इसके अलावा कोहलर ने एक परिभाषा दी है परंपरा की। परंपरा व्यवहार का एक कथन या नियम जिसे सामान्य स्वीकृति से समस्याओं की किसी श्रेणी के समाधान में प्रयुक्त किया जाता हो, अथवा जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यवहार को निर्दिष्ट करता है। एक स्वयंसिद्ध तथा एक परंपरा एक समान अर्थ वाली नजर आ सकती है। मूल्य ह्रास की सीधी रेखा विधि को लंबे समय तक परंपरा समझा जाता रहा है, लेकिन अब यह स्वयं सिद्ध का रूप धारण करती जा रही है। परंपरा सार्वजनिक लेखापाल की बहुत सी क्रियाओं को निर्दिष्ट करती है, जैसे महत्वपूर्णता संबंधी माप, वित्तीय विवरण पत्रों की शैली तथा सामग्री, अंकेक्षण, प्रतिवेदन की विशेषताएं आदि। ये कोहलर ने इसकी परंपरा की परिभाषा दी है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों में परंपराओं को लेखांकन नीतियों, अकाउंटिंग पॉलिसीज के नाम से वर्णित किया गया है। वास्तव में व्यवहार में जो सामान्य सहमति पाई जाती है उसे ही परंपरा कहते हैं। राय, ज्यादातर लोगों की यही राय, उसको बोलते हैं परंपरा। आम सहमति से जो कोई नियम बनता है उसको परंपरा बोलते हैं, जो दीर्घ काल से लेखापालों द्वारा अपनाई जाती रही है। लंबे समय से जो अकाउंटेंट्स से खाता बही बनाते समय इन परंपराओं का ध्यान रखते हैं। अब देखिए, इसमें अपने जो अकाउंट्स है उसमें देयर आर 4 कन्वेंशंस, चार परंपरा हैं जिनका लेखापालों को ध्यान देना है, देते रहे हैं, और इनको ध्यान में एक लेखापाल को लेखा बनाते समय रखना भी चाहिए। कौन कौन सी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं? नंबर 1,
प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण पत्र तैयार करती है। इन विवरण पत्रों में लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा प्रमुख है। इन विवरण पत्रों के अध्ययन में उनके पक्षकारों की रुचि होती है, जैसे व्यवसाय का स्वामी है, कर्मचारी है, लेनदार है, विनियोजक है, सरकार है, उपभोक्ता है आदि। अतः यह आवश्यक है कि इन विवरण पत्रों में जो सूचनाएं प्रकट की जाएं उन्हें ईमानदारी एवं वस्तुनिष्ठा पूर्वक प्रकट किया जाना चाहिए। तभी ये विवरण पत्र सही और उचित, ट्रू एंड फेयर चित्र प्रस्तुत करने में सफल होंगे। यानी कोई चीज को, किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को छुपाया नहीं जाना चाहिए। जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी को स्पष्ट तौर पे आप लेखांकन में दर्शाएंगे, प्रकट करेंगे। दूसरी एक परंपरा है लेखांकन की, महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, महत्वपूर्ण संबंधी परंपरा। ये परंपरा क्या कहती है कि लेखापालों को केवल महत्वपूर्ण मदों के स्पष्ट एवं पृथक प्रकटीकरण के संबंध में ही लेखांकन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसी मदें जो नगण्य धनराशि की हैं, उनके लेखन के संबंध में लेखा सिद्धांतों का पालन कठोरता से अनिवार्य नहीं है। लेखापाल इस प्रकार के व्यवहारों का लेखा सुविधा एवं मितव्ययिता के आधार पर कर सकता है। जैसे एक कूड़े की टोकरी का व्यय व्यवसाय के अनुसार एवं प्रकृति के हिसाब से आयगत या पूंजीगत माना जा सकता है। भाई छोटा मोटा कोई बिजनेस है, एक प्लास्टिक की टोकरी कूड़ा डालने के लिए लाए हुए थे, ये क्या है, यूज एंड थ्रू, ज़्यादा लंबी चौड़ी चलती नहीं है। और आपकी बड़ी कंपनियां हैं, जगह जगह कूड़े की बड़ी बड़ी टोकरियां रखनी है, तो वो उनकी मजबूती अगर ज़्यादा है, लंबे समय तक चलेंगी, तो वो पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। और आपने ऐसे प्लास्टिक की कोई खरीदी है छोटी मोटी टोकरी, तो उसको आप क्या है, आयगत मान सकते हैं। तीसरी जो परंपरा एक लेखापाल को ध्यान रखना है लेखांकन का कार्य करते समय, वो है एक रूपता संबंधी परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या अर्थ हुआ? जब विभिन्न अवधियों में एक ही प्रकार की लेखा विधियों एवं सिद्धांतों को अपनाया जाता है, तो एक अवधि के लेखों का दूसरी अवधि के लेखों से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यदि कोई संस्था लेखा विधियों में परिवर्तन करना चाहती है, तो उसे इसके कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में वर्णित परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए तथा लेखा नीति में परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये परंपरा, एक रूपता संबंधी परंपरा क्या कहती है कि आपने जो कोई विधि अपनाई है वो आने वाले वर्षों में उसी का आप पालन करेंगे। अगर कोई चेंज करेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन चला रहे थे, और अब आप डिमिनिशिंग मेथड, कभी डिमिनिशिंग मेथड लगाते हो, कभी एनुटी मेथड, कभी आप स्टेट लाइन मेथड, तो ये चेंज नहीं कर सकते हर साल। एक मेथड आपने जो अपनाया है तो उसी को आप अपनाएं, ताकि खाता भाइयों के रिजल्ट की तुलना करना में कोई किसी प्रकार का अंतर ना आए। अगर आप कोई विधि को चेंज करते हैं तो उसको आपको नोट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक रूपता संबंधी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का पालन करना है। फिर इसमें आपके चौथी एक परंपरा है लेखांकन की, जिसको रूढ़िवादी संबंधी परंपरा कहा गया है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या अर्थ है? इस दृष्टिकोण के अनुसार संपत्तियों एवं आयों का मूल्यांकन इस प्रकार से वैकल्पिक मूल्यों पर करना चाहिए
जो लाभ पर सबसे कम अनुकूल प्रभाव डाले, जो सबसे कम लाभ प्रदर्शित करे। चालू संपत्तियों को मूल्यांकन इसी सिद्धांत पर करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार संभावित लाभों का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि संभावित हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। कितनी सुंदर एक परंपरा है। ये परंपरा कहती है कि भविष्य में होने वाले लाभ हैं, वो तो ज्यादा मत सोचो कि भविष्य में लाभ हो जाएगा, अभी से इतना खर्चा कर लें, ये कर लें। नहीं, लाभ तो हो जाए तब माने जाएंगे, लेकिन भविष्य में अगर कोई हानि होने वाली है तो उसका व्यवस्था अभी कर लो। दिस इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। थिंक अबाउट द फ्यूचर लॉसेस टू बी occurred in business. Make provisions. That means make provisions. और ऐसा नहीं सोचो कि अपने तो भविष्य में बहुत लाभ होने वाले हैं, अभी अपन दुनिया भर का खर्चा कर लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लें, समझ जाएंगे सैलरी बढ़ा दें। नहीं, वो तो लाभ हो जाए, हाथ में आ जाएगा, तब माना जाएगा, तब उसको एंजॉय करो। लेकिन भविष्य में होने वाली हानि है, उसका आप अभी से ही उसकी व्यवस्था कर लो। भाई, भविष्य में अगर कोई हानि होने वाली है व्यवसाय के लिए, तो उसके लिए आप कैसे व्यवस्था करेंगे? आप रिजर्व और प्रोविजंस बनाइए। भाई, जनरल रिजर्व बना सकते हो किसी भी प्रकार की हानि के लिए, और स्पेसिफिक रिजर्व बना सकते हो। जैसे मान लो आपके ग्राहकों से आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा पैसा डूबने के चांस है भविष्य में, तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना सकते हो। तो इसलिए ये परंपरा कहती है कि भविष्य में होने वाली हानियों की तरफ ध्यान रखिए, चिंतित रहिए, अभी से उसका इंतजाम कीजिए, और लाभों की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए जो भविष्य में होने वाले हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस टुडे। थैंक यू।